गरीब के घर एसी। गोपी बहुत गरीब था। परिवार में उसकी पत्नी सुधा, बूढ़ी माँ हीरामणि और 2 बच्चे पिंटू और गुड्डी थे। घर चलाने के लिए जो भी काम गोपी के हाथ आता था वह उसे करने में अपनी पूरी मेहनत झोंक देता। एक गरीब का घर किस हिसाब किताब से बना होता है भला ये कौन नहीं जानता। गोपी का घर कुछ कच्चे ईंटों से घिरा हुआ था, जिस पर टीन की छत थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप से पूरी जमीन तवे की तरह तप रही थी, जिसे देख गोपी पसीने से तर होकर घर आता है। गुड्डी के बापू आ गए, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर मैं खाना लगाती हूँ। अभी रहने दो भाग्यवान, मुझे भूख नहीं। एक आधा नींबू हो तो थोड़ा शरबत बना दो, गला गीला कर लूं। आज गर्मी ने तो हद ही कर दी है। सुधा टोकरी में रखी एक रूखी सूखी नींबू से शरबत बना देती है। तभी उसके दोनों बच्चे बस्ता टांगे घर में घुसते हैं। उनका स्कूल ड्रेस पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ था। माँ जल्दी से पंखा चला दो ना, गर्मी लग रही है। हाँ लो, चल गया पंखा। पंखे को धीरे धीरे चलता देखकर चिंटू गर्मी से चिढ़कर कहता है, माँ देखो ना, ये पंखा कितना धीरे चल रहा है। क्या हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि एक नया पंखा खरीद सके? आपको पता है मेरे दोस्त सोनू के घर पर एसी लगा हुआ है, उसमें से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। हम भी एसी लगवा लेते हैं ना माँ, फिर हम भी एसी की हवा से मजे में सोएंगे। चिंटू की एसी खरीदने की बात पर सुधा और गोपी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि वह जिस गरीबी में दिन काट रहे थे उसमें मुश्किल से दाल रोटी चल रही थी। हर माँ की तरह सुधा भी अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी, मगर घर में घिरी गरीबी हमेशा उनके हाथ बांध देते थे। मगर जब कभी ऐसे हालात खड़े होते हैं तो उनकी दादी हीरामणि अपने पोते पोतियों को समझा बुझा दिया करती। चिंटू बेटा, तू तो देख रहा है ना कि हम कितने गरीब हैं। तेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं कि वह एसी खरीद सके। वो हर रोज जो 4 पैसे कमाते हैं वो खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। मगर अगर तू मन लगा कर पढ़ेगा तो कल को जब तू बड़ा अफसर बनेगा तो तू अच्छा खासा पैसा कमाएगा, फिर एसी खरीद लेंगे। चिंटू अपनी दादी हीरामणि की बातों को सोचकर भावुक हो उठता है, जिसके साथ उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह गंभीर स्वर में बोलता है, दादी आप ठीक कहती हो। अब मैं खूब मन लगा कर पढ़ूंगा, फिर जब मैं बड़ा अफसर बन जाऊंगा तो सबसे पहले घर में एसी लगवाऊंगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं, जिसके साथ और भी ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है। ऐसे में टीन की छत से उठता भभका उनका जीना मुहाल कर रखता है। सभी खा पी कर जैसे ही सोने की तैयारी करते हैं तभी पंखा फूक जाता है। अरे गोपी बचवा, ये पंखा काहे बंद हो गया? अरे लगता है पंखा खराब हो गया। तो क्या आज रात हमें गर्मी में ही सोना पड़ेगा पिताजी? नहीं बेटा, मैं देखता हूँ। कहाँ तो दोनों बच्चे एसी की जिद लिए बैठे थे, ऐसे में पंखा भी खराब पड़ गया। काफी देर तक गोपी पंखा ठीक करने की कोशिश करता है, मगर गोपी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और उस रात उस गरीब परिवार को बेहिसाब गर्मी में ही सोना पड़ता है और सुबह तक सभी का शरीर घुमावरियों से भर जाता है। दोनों बच्चे खूब रोने लगते हैं। पिताजी कुछ कीजिए, हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। चिंता ना कर गुड्डी बिटिया, मैं शाम को पंखा ठीक करा लाऊंगा। पिताजी जिस पैसे से आप पंखा ठीक कराएंगे उसे हमारे लिए एक एसी लगवा दीजिए ना, ताकि। बच्चों, एसी खरीदना हम गरीबों के बस की बात नहीं है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। उस रोज गोपी दिन भर भूखे प्यासे रहकर खेत में खटनी करता और कमाए हुए पैसे से पंखा ठीक करता। इसी तरह उस गरीब परिवार की गर्मियां एक पंखे के आधार पर कट रही थीं, मगर दोनों बच्चों के मन में एसी की हवा में सोने का ख्याल बुझा नहीं था। वो हर रोज एसी की रट लगाए रहते। इसे देखकर सुधा कहती है, सुनो जी, एक अकेले आपके कमाने से घर की दाल रोटी चल नहीं पाती है। मैं सोच रही थी घर के काम के बाद मैं सारा दिन खाली रहती हूँ, क्यों ना मैं भी कोई काम कर लूं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान? मेरे होते हुए तुम काम करो, ये मेरे लिए मर मिटने जैसा है। अजी कब तक हम गरीबी के कारण अपने बच्चों का मन मारते रहेंगे? साथ मिलकर कमाएंगे तो बच्ची की छोटी बड़ी ख्वाहिश तो टूटेगी नहीं। गोपी सुधा के इस बात पर सहमत हो जाता है, जिसके बाद दोनों साथ मिलकर काम करने लगते हैं। जहाँ गोपी कभी भट्टी पर ईंट पर ढोता तो कभी फसल की कटनी करता, तो कभी कुछ वहीं सुधा भी एक अमीर घर में बर्तन चौका करने लगती है। बड़ी बात यह है कि उसकी मालकिन मौली एक भले मन की औरत है। मैम खाना लगा दिया है, चलिए खा लीजिए, सब कुछ आपके पसंद का बनाया है। इतने बड़े घर में मौली अकेली रहती थी। उसके चेहरे पर मायूसी छाई रहती थी, जो परिवार की कमी थी। अजीब है,
कहाँ तो एक अकेले अमीर के पास सब कुछ होते हुए उनका मन चिंता में घुला रहता है, और कहाँ गरीब का घर छोटी छोटी विलासिता के वस्तु के लिए तरसता रह जाता है। सुधा का हाथ पाकर मौली उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी। एक दिन की बात है। सुधा, अरे ओ सुधा। जी मेम साहब, बुलाया? हाँ, वो कमरे में जाला लग गया है, जरा जाकर साफ तो कर दे, और हाँ, पहले कुछ खा लियो। जी मेम साहब। सुधा कमरे में आकर सफाई करती है। मौली के घर में हॉल से लेकर सभी कमरे में एसी लगा हुआ था, जिससे उठ रही ठंडी हवा पूरे कमरे में घुल मिल रही थी। उस रोज पहली बार गरीब सुधा को एसी की हवा का एहसास हुआ। अरे वाह, इस एसी की हवा तो एकदम ठंडी है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि जेठ का महीना है। जिसके पास अपार पैसा हो उसे हम जैसे गरीबों की तरह गर्मी कहाँ देखनी पड़ती है। ऐसा कहते हुए सुधा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वहीं दरवाजे पर खड़ी मौली ये सब सुन लेती है। वह संडे की सुबह थी। दोनों बच्चे गर्मियों से बेहाल होकर बिलख रहे थे। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। गोपी झट से दरवाजा खोलता है। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? जी, सुधा जी यहीं रहती हैं। ये उनका पार्सल आया है। इतना बड़ा पार्सल किसने भेजा है भाई? और इसमें क्या है? जी, इसके अंदर एसी है, जिसकी बुकिंग मिसेस मौली के नाम पे है। ये सुनकर सुधा सब समझ जाती है, जिसके बाद वह आदमी अंदर आकर एसी फिट कर देता है। थोड़ी देर में उसकी हवा से पूरा कमरा ठंडा ठंडा हो जाता है, जिससे बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। एसी की हवा खाकर दोनों बच्चे खूब खुश हुए। देखो माँ, अब हम भी गरीब नहीं रह गए, हमारे भी घर में एसी है। माँ, पिताजी, इस एसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम भी अमीरों की तरह एसी की मस्त मस्त हवा में मजे की नींद सो सकेंगे। उस रोज गोपी और सुधा ने अपने बच्चों को पहली बार इस कदर खुश होते देखा था। उस रोज सुधा जब काम पर आती है तो आंसू से भरकर अपनी मालकिन के पैरों में गिर जाती है। अरे सुधा, ये क्या कर रही हो? मेम साहब, आपने मुझ गरीब के घर एसी भेजकर मेरे बच्चों के मन को खुशियों से भर दिया। वरना हम गरीब जिंदगी भर हड्डियां गलाकर जो कमाते हैं वह परिवार का पेट पालने में ही खत्म हो जाता है, और बच्चों की ख्वाहिश धरी की धरी रह जाती है। सुधा, मेरा अपना कहने को कोई नहीं, मगर तुमसे एक अपनापन सा जुड़ गया है। इसलिए अगर मेरे कुछ पैसे खर्चने से मैं एक गरीब के घर की खुशियां खरीद पाऊं तो इससे मुझे भी खुशी मिलेगी। और मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर खुददारी है, तुम मुझे धीरे धीरे चुका देना। ये कहकर आपने मेरा दिल हल्का कर दिया मेम साहब। किसी ने कहाँ सोचा था कि गरीब सुधा अपने अच्छे व्यवहार से अपनी अमीर मालकिन का मन जीत लेगी, जिसके फलस्वरूप आज उस गरीब के घर में भी एसी है। इंसान चाहे अमीर हो या गरीब ही क्यों ना हो, ऐशो आराम से जीने की ख्वाहिश सभी के मन में होती है। करिश्मा अपनी बेटी रूपा के साथ गांव के मुखिया के खेतों में बैंगन की खेती करके अपने घर का गुजारा किया करती थी, लेकिन गांव का मुखिया उनके ऊपर अत्याचार करके उन्हें कम पैसे देता। वह माँ बेटी बहुत ज्यादा बेबस थी, जिसके चलते उन्हें ये अत्याचार सहन करने पड़ते। सुबह से काम करते करते ये समय हो गया है, लेकिन अभी तक हमने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। बाकी मजदूर तो काफी देर तक आराम करते हैं, तो फिर मुखिया हमसे इतना काम क्यों करवाता है? अब बेटी मैं तुझे क्या बताऊं, ये तो हमारी मजबूरी है। अगर हम यहाँ काम नहीं करेंगे तो तू तो जानती ही है, हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। जब से तेरे पिताजी हमें छोड़ कर गए हैं, हमारा जीना दुश्वार हो गया है। अपनी माँ की बात सुनने के बाद रूपा चुपचाप से काम करती रहती है। जैसे ही शाम के वक्त सभी लोग लाइन में अपनी दिहाड़ी लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, सबसे आखिरी में करिश्मा अपनी बेटी रूपा के साथ खड़ी हो जाती है। आखिरी में जब उसका नंबर आता है तो मुखिया के पास पैसे होते हुए भी वह उन्हें कहता है, ये क्या, मेरे पास तो पैसे ही खत्म हो गए हैं। अभी मेरे पास पैसे बिल्कुल थोड़े से बचे हैं, जिनमें मुझे अपने घर का कुछ जरूरी सामान भी लेकर आना है। एक काम करना, तुम कल ही अपने पैसे ले जाना। लेकिन मुखिया जी, अगर आप हमें पैसे नहीं दोगे तो आज हम क्या खाएंगे? अरे तुम्हारी इस बात का ठेका मैंने थोड़े ले रखा है। देखो, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। मुखिया के ऐसा कहने के बाद वह दोनों माँ बेटी बेचारी मायूस होकर अपने घर की तरफ लौट आती हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और दोनों माँ बेटी पानी का ग्लास पीकर सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों में से किसी को भी भूख की वजह से नींद ही नहीं आती। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, अब क्या करूं? मैं जानती हूँ बेटी, खाना ना खाने की वजह से ही तुझे नींद नहीं आ रही, पर मैं क्या करूं बेटी, मैं मजबूर हूँ। मैंने भी कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही।
माँ क्यों ना हम मुखिया के खेतों से जाकर कुछ बैंगन चुरा कर ले आए, उसे चूल्हे पर भून कर खा लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। करिश्मा बेबस थी और वह अपनी बेटी रूपा को ना नहीं कह पाती। जिसके बाद दोनों माँ बेटी बैंगन के खेतों में जाकर बैंगन की चोरी करने लगती हैं, लेकिन तभी मुखिया का एक आदमी उन्हें देख लेता है, जिसके बाद वह उन माँ बेटियों को डंडे से खूब मारता है। तुम दोनों गरीब होने के साथ साथ चोरनी भी निकली, आज मैं तुम्हारे अच्छे से खबर लूंगा। दामोदर लाठी से दोनों माँ बेटियों को मारता रहता है, लेकिन किसी तरह करिश्मा अपनी बेटी को बचाकर वहाँ से भाग जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। हे भगवान जी, कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हमें, आखिर किस जन्म की हमें सजा मिल रही है, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया भगवान। माँ आप रोना बंद करो, जो भी हो रहा है उसे भूल जाओ, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे। करिश्मा और रूपा दोनों खाली पेट ही सो जाती हैं। अगले दिन दोनों मुखिया के खेतों में काम करने के लिए दोबारा जाती हैं, लेकिन मुखिया उसे अपने खेतों में काम करने से मना कर देता है, क्योंकि दामोदर उसे चोरी के बारे में सब कुछ बता देता है। जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, चली जाओ यहाँ से, आज के बाद मेरे खेतों में आने की हिम्मत भी मत करना। मुखिया के कहने पर उन दोनों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। दोनों माँ बेटी पूरे दिन काम ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी अपने पास काम नहीं देता और वह शाम तक थक हार कर वापस अपने घर लौट आती हैं। हे भगवान, कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है, बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना ना खाने की वजह से मुझे चक्कर आ रही है। माँ करिश्मा रूपा को पानी पिला देती है, तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है। भगवान के नाम पर कुछ दान करो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। मुझे माफ कर दो दादी माँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। लगता है कि तुम्हारे घर का चूल्हा भी नहीं जला है। ये लो, मेरे पास ये बैंगन थे, तुम इन्हें रख लो और इन्हें भून कर खा लेना। वह बूढ़ी औरत करिश्मा और रूपा को बैंगन देकर वहाँ से चली जाती है, जिसमें से करिश्मा एक बैंगन भून लेती है और उसे खा लेती है और दूसरा बैंगन सुबह के लिए बचा देती है। जब सवेरा होता है तो रूपा अपनी माँ से कहती है, माँ आप इस बैंगन को भूनो मत, क्यों ना हम इस बैंगन से ही खेती करें अपने आंगन में। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, भला बैंगन से कोई खेती होती है? मैंने देखा है लोगों को बैंगन से खेती करते हुए, आप मुझे ये बैंगन दे दीजिए, मैं इससे बैंगन की खेती करना चाहती हूँ। करिश्मा रूपा को बैंगन दे देती है। उस दिन वह अपने आंगन में बहुत मेहनत करती है और बैंगन के बीज निकाल कर वह अपने आंगन में बो देती है और जब रात होती है तो वह अपनी माँ के साथ भूखी ही सो जाती है। सवेरे जब वह अपनी खेती देखने आंगन में पहुँचती है, जहाँ उसे कई सारे बैंगन दिखाई देते हैं। अरे अरे, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता, कहाँ तो यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन रात ही रात में इतने सारे बैंगन उग गए। रूपा हैरान थी। वह तुरंत अपनी माँ को बुलाकर ले आती है और अपनी बैंगन की खेती दिखाती है। देखो माँ देखो, यहाँ पर कल तक एक भी बैंगन नहीं था, लेकिन एक ही रात में यहाँ इतने सारे बैंगन उगाए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। मुझे लगता है वो जो बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्होंने हमें ये जादुई बैंगन दिए हैं। माँ अब तो हमें किसी के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी, हम इन बैंगनों को बेचकर अपना गुजारा कर सकते हैं। हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो माँ, मेरी मदद करवाओ इन बैंगनों को इकट्ठा करवाने में। दोनों गरीब माँ बेटी अपने आंगन की खेती के अंदर से सारे बैंगन तोड़कर इकट्ठे कर लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों उन बैंगनों को बाजार में बेचने निकल पड़ती हैं, जिसके चलते उनके बैंगन अच्छे दामों पर बिक जाते हैं और उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। देखो माँ, अगर हम एक सप्ताह मुखिया के पास काम करते तो वो हमें इतने पैसे नहीं देता जितने पैसे आज हमने एक दिन में कमाए हैं। हाँ बेटी, तूने सही कहा, आज हम पेट भरकर खाना खाएंगे, आज के दिन हम भूखे नहीं सोएंगे। करिश्मा अपनी बेटी रूपा के साथ राशन की दुकान पर से राशन का सामान ले आती है और घर आकर खूब अच्छा खाना बनाकर खाती है। दोनों माँ बेटी पेट भरकर खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, रूपा फिर से अपने आंगन में आती है, जहाँ उसके आंगन की खेती में फिर से खूब सारे बैंगन उग जाते हैं। ये तो सच में जादुई बैंगन की खेती है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। माँ कहाँ हो आप? देखो यहाँ पर आकर, यहाँ तो दोबारा से उतने ही बैंगन उगाए हैं। करिश्मा बैंगन देखकर खुश हो जाती है, जिसके बाद फिर से दोनों माँ बेटी सारे बैंगन तोड़ती हैं और बाजार में जाकर उन्हें अच्छे दामों पर बेच देती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वह बैंगन बेच कर अपनी जिंदगी को सुधारने लगती हैं। उनकी गरीबी धीरे धीरे करके मिट जाती है और वह अब अच्छा खासा कमाती हैं। देखा, इन जादुई बैंगन की खेती की मदद से आज हमारी दिनचर्या बिल्कुल सुधर गई है, नहीं तो हमें इस गरीबी में गुजारा करते करते पता नहीं कितना समय और लग जाता।
माँ, मैंने सुना है कि भगवान सबकी सुनते हैं और एक ना एक दिन हर गरीब की मदद करते हैं। देखा, भगवान की हम पर कितनी अच्छी कृपा दृष्टि पड़ी है। दोनों गरीब माँ बेटी अब अपनी जिंदगी में जादुई बैंगन की खेती के चलते खुशी खुशी रहने लगती हैं, क्योंकि अब उनकी सभी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं।